वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज हम पढ़ने वाले क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का आखिरी चैप्टर ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। इसके बाद फिजिकल का पूरा सिलेबस खल्लास हो जाएगा। और अगर तुमने बाकी के चैप्टर्स नहीं पढ़े, मैंने प्लेलिस्ट लगा दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो गो एंड स्टडी ईच एंड एवरी चैप्टर अपनी सिमरन दीदी से, जिससे पढ़ने के बाद तुम्हें फिजिकल अच्छे से समझ में आ जाएगी एंड 100 आउट ऑफ 100 भी आ जाएंगे। ओके जी, तो जल्दी से शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। इस चैप्टर में हमें 5 टॉपिक डिटेल में पढ़ने हैं जो मैंने यहाँ कंटेंट में लिख दिया है। ये लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से मैं आपको पढ़ाई है पूरी की पूरी सीरीज आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आज आखिरी चैप्टर को भी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। एंड अगर तुम्हें इस चैप्टर के नोट्स चाहिए भैया, तरसों पेपर एंड यू वांट की दीदी नोट्स चाहिए, यहाँ पे पहले भी दीदी नोट्स चाहिए, तो नोट्स का लिंक लगा दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे गो एंड फॉलो मी जस्ट, एंड आपको नोट्स का एक्सेस मिल जाएगा। यू कैन डाउनलोड इट एंड प्रिंट करा लो या खुद से उसको नोट डाउन कर लो एंड टेंशन खत्म नोट्स की। ठीक है जी, ऐसे बेहतरीन नोट्स है, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। शॉर्ट नोट्स भी लगा दूंगी, लॉन्ग भी लगा दूंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड कर दूंगी, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट। ना कोई बुक खरीदने की जरूरत पड़ेगी, बस चैप्टर के कंटेंट को समझ लो इन वीडियोस से। सबसे पहली चीज जो हमें पढ़नी है इसमें, देखो क्या है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग नाम है इस चैप्टर का। तो व्हाई आर वी स्टडिंग स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, तो ये पूरे के पूरे फिजिकल एजुकेशन का आपका हो जो 11 से 12 में आप पढ़े हो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप पढ़ने वाले हो। कि आप देखते हो यार इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे हैं, स्पोर्ट्स इवेंट हो रहे हैं, क्रिकेट मैचेस हो रहे हैं, एक एथलीट के लिए उसकी फिजिकल फिटनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि वो तेज़ भागे, वो अच्छे से अपनी स्पीड को मेंटेन कर पाए, उनकी स्ट्रेंथ अच्छी हो, उनका एंड्योरेंस अच्छा हो। तो आज हम पढ़ेंगे इन सभी फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स को ना बढ़ाने की टेक्निक्स क्या होती हैं कि आप अच्छा भाग पाओ, आप अच्छे से जो है आपकी स्ट्रेंथ अच्छी हो, इनकी ट्रेनिंग क्या क्या होती है जिससे एथलीट अपनी स्पीड, अपनी स्ट्रेंथ, अपना एंड्योरेंस, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा पाए। ओके, तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग अगर ऊपर डेफिनेशन आ जाए आपको 1 मार्कर के अंदर, तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एक ऐसी प्रैक्टिस होती है जिसमें हम एथलीट्स को प्रिपेयर कराते हैं कि वो परफॉर्म बेटर कर पाए स्पोर्ट्स में। इसमें एक्सरसाइजेज होती है, अलग अलग एक्टिविटी होती है जिससे स्ट्रेंथ, स्पीड और उनकी फिटनेस को हम अच्छा कर पाए। ट्रेनिंग ऑल्सो फोकसेस ऑन रेस्ट एंड रिकवरी टू हेल्प द बॉडी टू गेट स्ट्रॉन्गर। ठीक है, अब ट्रेनिंग में यही नहीं होता कि दौड़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, नो, ट्रेनिंग एक पूरा पीरियड को कहा जाता है जिसपे उनको रेस्ट का भी टाइम मिलेगा और रिकवर करने का भी। तो हर एक एथलीट जो है ट्रेन खुद को ज़रूर करता है, किसी भी इवेंट से पहले अपनी सारी स्किल्स को ट्रेन करते हैं वो। अब सबसे पहला टॉपिक जो इसमें हमें पढ़ना है वो है टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन इसमें एक न्यू टॉपिक ऐड हुआ है। अब टैलेंट आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या हुआ, एक एलिजिबल टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन को हम चूज कर ले जिससे हम उसका आगे करियर बना पाए, उसको हम कहते हैं टैलेंट आइडेंटिटी। इवन ये स्कूल लेवल पे हो सकता है कि कोई बच्चा है, आपने देखा भाई ये तो रेस में बहुत तेज भागता है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेबिलिटी उसके अंदर दिख रही है, तो स्कूल वालों की भी जिम्मेवारी कि फिर वो उस बच्चे को फाइनलाइज करे, कुछ स्टेट लेवल पे, कुछ नेशनल लेवल पे उनके लिए कोशिश करे, उसके पेरेंट्स देखे। तो इस तरीके से हम खुद अपने लेवल पर टैलेंट आइडेंटिफाई करते हैं। तो हमारे कंट्री के अंदर भी ऐसे ही होता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड बच्चों का टैलेंट देखा जाता है, जिसका देखिए ना, जैसे इवन क्रिकेट टीम्स में ऐसा होता है, अगर कोई फुटबॉल मैच हो रहा है जूनियर लेवल पे हो रहा है और देखा कि यार ये वाला जो एक प्लेयर है इसने अच्छा परफॉर्म करा है, तो उसको फिर हम इंटरनेशनल टीम में आगे आगे लेवल्स पे भेजना शुरू कर देते हैं। तो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन मीन्स हो गया सिलेक्टिंग प्लेयर्स हु हैव द पोटेंशियल टू बिकम एक्सीलेंट एथलीट्स इन द फ्यूचर। ठीक है, बट बेसिकली ये होता है कि उन बच्चों को सिलेक्ट करना, ये होगा स्कूल लेवल पे, ट्रेनिंग सेंटर्स में उन बच्चों को सिलेक्ट करना जिनका हमें दिख रहा है कि यार इनके अंदर टैलेंट है, ये आगे चल के बहुत बड़े एथलीट बन सकते हैं। द सिलेक्शन शुड बी फेयर एंड बेस्ड ऑन केयरफुल ऑब्जर्वेशन। अब टैलेंट आइडेंटिफिकेशन अच्छे से तब होगा जब सिलेक्शन फेयर होगा और केयरफुल ऑब्जर्वेशन पे होगा। ठीक है, जैसे आपने धोनी वाली मूवी में देखा है कि उनके जो वो सर थे वो उनका टैलेंट कितने अच्छे से आइडेंटिफाई कर पा रहे थे कि इस बच्चे में कितना सारा टैलेंट है। ठीक है, वो पूरी आपने मूवी देखी है ना, वो तो कितने अच्छे से उनके जो सर थे वो देखते थे उनमें टैलेंट है। तो यही चीज़ है कि टैलेंट आइडेंटिफिकेशन बच्चे का बचपन से ही हो जाता है। ठीक है, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन बहुत क्रूशियल होता है यंग एथलीट्स को नेसेसरी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराने के लिए और उनके लिए वैसे ही ट्रेनिंग कराने के लिए। अब टैलेंट आइडेंटिफिकेशन जो है हमारे वर्ल्ड में क्यों इंपॉर्टेंट रखता है, सबसे पहला डिस्कवरी ऑफ ग्रेट टैलेंट। आप अच्छा टैलेंट तभी पहचान पाओगे जब आप उसे ढूंढने की कोशिश करोगे। रिकॉग्निशन ऑफ हिडन टैलेंट, जो हिडन टैलेंट है वो मिल जाएगा। ठीक है, अब रिकॉग्नाइज कर लिया अगर हमने बच्चे का टैलेंट अर्ली स्टेज में, जैसे कोई बच्चा 7th 8th क्लास में और हमने देखा यार वो बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलता है और हमने उसके पेरेंट्स को कहा कि आप इसकी ट्रेनिंग कराओ और आपको डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे इसे खिलाओ, और कल को तुम्हें पता चला यार वो तो सबसे बड़ा एथलीट बन गया, हमारी कंट्री का सबसे बड़ा बैडमिंटन प्लेयर बन गया, तो ये क्या हुआ, उसका टैलेंट आइडेंटिफिकेशन सही रूप में हो गया था। तो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन हेल्प करता है सिग्निफिकेंट एसेट ऑफ कंट्री को फाइंड करने में।
तो यहाँ पे टैलेंट आइडेंटिफिकेशन सिर्फ ये नहीं है कि भाई जूनियर लीग में कोई प्लेयर खेल रहा है और उसको सीनियर लीग में पहुंचा दिया, नहीं। अरे भाई उस बच्चे का टैलेंट आइडेंटिफिकेशन करना है जिसमें बचपन से क्वालिटी दिख रही है और हमने उसे ट्रेन करके नर्चर कर दिया है, ठीक है। अब टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, मैं इतना लॉन्ग में इसलिए करा रही हूँ, आई हैव सीन पीपल टीचिंग दिस इन वेरी शॉर्ट, बट कई बार एग्जाम में ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, तो पहले डेफिनेशन लिखी, इंपॉर्टेंस लिखी, अब इसके हम कंपोनेंट्स लिख रहे हैं कि टैलेंट आइडेंटिफिकेशन किन बेसिस पे करा जाता है। तो पहला फिजिकल एट्रीब्यूट्स और फिजियोलॉजिकल स्किल पे, ठीक है, बच्चे का स्ट्रेंथ देखा जाएगा, स्टैमिना और फिजिकल फिटनेस, फिर टेक्निकल स्किल्स पे कि कैसे वो उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को खेल रहे हैं, फिर साइकोलॉजिकल स्किल पे भी करा जाता है कि मेंटली इतना स्टेबल है, मेंटली इतने प्रिपेयर्ड हैं कि वो इतने बड़े ट्रेनिंग पीरियड में जा पाएँ या अच्छा एथलीट बन पाए, ठीक है। कोग्निटिव स्किल, डिसीजन मेकिंग देखी जाएगी, एबिलिटी टू वर्क वेल इन टीम वर्क देखा जाएगा, अगर कोई हो अच्छा स्किल भी है और टीम वर्क बिल्कुल ही नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उनको उस चीज़ में ट्रेन करना पड़ेगा, ओके। तो इस बेसिस पे हमारे टैलेंट आइडेंटिफिकेशन होता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, टैलेंट डेवलपमेंट। अब आइडेंटिफाई तो हो गया टैलेंट, टैलेंट डेवलपमेंट, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का नेक्स्ट स्टेप होता है टैलेंट डेवलपमेंट। ये प्रोसेस है जहाँ पे हम एथलीट जिनके अंदर टैलेंट हमें दिख गया है उनको राइट रिसोर्सेज, ट्रेनिंग और लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें जिससे वो अपनी एबिलिटी को एक पीक परफॉर्मेंस पे ले जा पाए। जैसे मैंने आपको कहा आपके स्कूल का एक बच्चा है वो बहुत ही अच्छा बैडमिंटन प्लेयर है, तो भाई अब अगर हमें समझ में आ गया, हमारे फिजिकल एजुकेशन टीचर को समझ में आ गया, उन्होंने प्रिंसिपल को कहा, प्रिंसिपल ने उनके पेरेंट्स को कहा, फिर उनके पेरेंट्स ने भी सोचा कि चलो ट्रेनिंग कराते हैं। अब जो वो बच्चा ट्रेनिंग करने जा रहा है, शाम को 7 से 8 उसकी क्लास है, वो बैडमिंटन खेल रहा है, फिर वो स्टेट लेवल पे गया, नेशनल लेवल पे, लोकल लेवल पे खेलना शुरू करा, तो वो उसका टैलेंट डेवलप हुआ कि उसको सही ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई। इट इन्वॉल्व्स कंटिन्यूड सपोर्ट फ्रॉम स्टेजेस ऑफ एथलीट्स करियर, ठीक है। टैलेंट डेवलपमेंट थ्रू आउट द एथलीट का करियर होता रहता है, हर मिनट पे उनको जो है अपने टैलेंट को डेवलप करने के लिए सही एडवाइस और सही जो है गाइडेंस की ज़रूरत होती है जिससे वो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा पाए और वीकनेसेस को वो इम्प्रूव कर पाए, ठीक है। चलो ये छोटी सी डेफिनेशन टैलेंट डेवलपमेंट की आप लर्न कर लेना। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल। अब स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल होती है हमारे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग करने के लिए अलग अलग टाइम पीरियड की होती हैं, कुछ 1 हफ्ते की हो गई, कोई 1 महीने की हो गई, एक पूरे साल की हो गई, जो बेसिकली हम इसलिए करते हैं किसी पर्टिकुलर स्किल को या पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के लिए तैयार करने के लिए खुद को, ठीक है। तो जैसे किसी एथलीट का मैच है, इंटरनेशनल कोई इवेंट है 1 साल बाद, तो वो पूरे 1 साल के लिए ये तो नहीं घर पे खाली बैठेंगे, नहीं, वो एक ट्रेनिंग करेंगे। तो वो 1 साल की ट्रेनिंग में जो जो एलिमेंट्स ऐड करे जाएंगे वो हम पढ़ेंगे। अब किसी का 1 हफ्ते बाद ही मैच है तो उसके लिए वो एक ऐसी ट्रेनिंग लेंगे कि भैया 1 हफ्ते में मैं खुद को पूरा तैयार कर पाऊँ। किसी का 1 महीने बाद है तो उसमें, तो यही स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल्स होती हैं। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल प्लान स्ट्रक्चर पीरियड ऑफ ट्रेनिंग को कहा जाता है जो एथलीट फॉलो करता है कॉम्पिटिशन से पहले। जैसे आपकी पढ़ाई में लास्ट 1 मंथ स्ट्रैटेजी अभी लगा रहे हो, पहले लास्ट 3 मंथ स्ट्रैटेजी चल रही थी, ईयर के स्टार्टिंग में अलग स्ट्रैटेजी होती है, सेम गोज ऑन हमारे स्पोर्ट्स के अंदर। अब जो हमारी ये स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल होती है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। सबसे पहले आती है हमारी माइक्रो साइकिल, माइक्रो मतलब सबसे छोटी साइकिल होती है ये, ठीक है। इसे शॉर्टेस्ट ट्रेनिंग पीरियड भी कहा जाता है, ये सिर्फ 1 हफ्ते तक चलती है। अब ये वाली जो हमारी साइकिल होती है इसमें मेरा मेन फोकस होता है इंड्योरेंस और स्ट्रेंथ को बढ़ाना, ठीक है। अब माइक्रो साइकिल इंक्लूड्स डिफरेंट एक्सरसाइजेस एंड रिकवरी फेसेस, इसमें अलग अलग एक्सरसाइज होती है और रिकवरी फेस होते हैं। किसी दिनों के अंदर इंटेंस वर्कआउट होता है क्योंकि 1 हफ्ते में सब कुछ करना है, तो 1 दिन रेस्ट का दे दिया जाता है जिससे बॉडी रिकवर हो जाए। मेन गोल हो जाए हमारे माइक्रो साइकिल का फिटनेस बढ़ाना, जिससे कि जो है लैक्टिक एसिड टॉलरेंस जो है ना वो बढ़ जाए। जैसे 1 हफ्ते बाद किसी प्लेयर का मैच है तो उससे पहले उन्होंने अपनी पूरी फिजिकल फिटनेस गेन कर ली है। देखो ट्रेनिंग तो चल ही रही होगी ना उनकी तैयारी, तो वो हमेशा से ही कर रहे हैं, बट एक माइक्रो साइकिल ली जिससे जो लैक्टिक एसिड टॉलरेंस है कि भाई एकदम से थके ना, इंड्योरेंस बिल्ड हो जाए उनकी और उनकी एरोबिक कैपेसिटी अच्छी हो जाए जिससे कि वो स्पोर्ट्स फील्ड पे जल्दी थक ना जाए, हाफे ना वो, इसलिए, ठीक है। तो सेवरल माइक्रो साइकिल्स को अगर कभी हम जोड़ दें तो वो मीजो साइकिल बन जाती है। इसका अगर किसी की 1 हफ्ता ये लगातार चलती रही तो वो मीजो साइकिल बन जाएगी हमारी, जो हम अभी नेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं। तो माइक्रो साइकिल में 2 चीज़ों का फोकस करा जा रहा है, इंड्योरेंस का और हमारा स्ट्रेंथ का। अब आती है हमारी दूसरी मीजो साइकिल। इस फोटो पे गौर मत करना है, हाँ मैक्रो लिखा है, सॉरी, ये अगली वाली की स्लाइड की यहाँ लग गई, बट अब हम पढ़े मीजो साइकिल 2nd नंबर की। तो मीजो साइकिल टिपिकली रहती है हमारी गाइस 3 से 6 हफ्ते की साइकिल, ये याद रखना है। वो 15 दिन की कमेंट सेक्शन ओपन करो जल्दी से और बताओ मुझे, माइक्रो साइकिल हो गई 1 हफ्ते की, ये वाली मीजो साइकिल 3 से 6 हफ्ते की, एंड इट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल माइक्रो साइकिल्स, ठीक है।
इसमें क्या फोकस करा जाता है, दिस फेज फोकस मोर ऑन स्पेशलाइज गोल सच एज, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को हमें डेवलप करने के लिए स्पेशली हम उस पर टारगेट करते हैं कि बहुत दिन हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, लगातार 3 से 6 हफ्ते कर रहे हैं और इस स्किल को हमें अपना इम्प्रूव करना है। जैसे इसमें स्पीड और स्ट्रेंथ पे फोकस करा जाता है कि स्पीड बढ़ानी है। जैसे स्प्रिंटर्स ये मीजो साइकिल लेंगे कि कंपटीशन आने वाला है, अब हम अपनी स्पीड ट्रेनिंग करेंगे फिर से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए। तो मीजो साइकिल एम करती है इम्प्रूविंग स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ एथलीट परफॉर्मेंस। तो 1 महीना बाद मैच है तो भैया उसके लिए हम अपनी स्पीड बढ़िया करें, स्ट्रेंथ बढ़िया करें, लाइक दिस। ओके, अब आता है मैक्रो साइकिल। ये सबसे लंबी साइकिल होती है और ये ईयर अराउंड ट्रेनिंग को हम कहते हैं। अब कोई भी एथलीट है वो बहुत सारी मैक्रो साइकिल्स ऑलरेडी अपनी लाइफ में ले रहे होते हैं, क्योंकि उनका जब भी स्पोर्ट्स इवेंट है उसके लिए ऐसा तो नहीं है वो खाली बैठे, उनका तो काम है ट्रेनिंग करना जिससे वो प्रिपेयर्ड रहें। तो इसको हम मैक्रो साइकिल कहते हैं। वो पूरा ईयरली प्रोग्राम बनाते हैं कि इस साल के अंत तक मुझे खुद को ऐसे रेडी कर लेना है, तो इसे हम मैक्रो साइकिल कहते हैं। मैक्रो साइकिल लास्ट बिटवीन 3 to 12 मंथ्स। अब ये 3 महीने की भी हो सकती है, 12 महीने की भी हो सकती है। 3 से 12 महीने के बीच में ये लास्ट करती है, मतलब ये मीज़ो से ज़्यादा होगी 3 से, क्योंकि मीज़ो साइकिल है ना 6 हफ्तों की, तो समझ लो तुम, तो ये 3 महीने से की ज़्यादा होगी और जो है आप कह सकते हो या 3 महीने की होगी, और इस पीरियड को हम कहते हैं मीजो साइकिल। तो इट लास्ट बिटवीन 3 to 12 मंथ्स, या पूरे साल की हो गई, या 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, कितने भी हो सकता है। द गोल ऑफ द मैक्रो साइकिल इज टू हेल्प एथलीट टू इम्प्रूव देयर ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड पीक परफॉर्मेंस वो रीच कर पाए ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन और इवेंट। इसका गोल यही है कि एक एथलीट अपने आप को अपने कंपटीशन वाले दिन से पहले अपनी पीक परफॉर्मेंस पे लेकर आ जाए। ओके, तो ये होगा हमारी मैक्रो साइकिल। मेजर इसमें ये याद रखना, माइक्रो सबसे छोटी, मीजो मिडिल वाली, मैक्रो सबसे बड़ी वाली, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है मेजरली। अब हम जानेंगे गाइज अपने, जो हमने याद है आपको, हमने फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स पढ़े थे चैप्टर 7 के अंदर, जिस पे स्पीड डिपेंड करती है, एंड्योरेंस डिपेंड करता है। आज आप पढ़ोगे कि ठीक है यार वो तो बात हो गई कि तुम्हारे में फास्ट ट्विच वाले फाइबर्स हैं तो स्पीड कैसी होगी, कम होगी या ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। अगर तुम्हारे में रेड वाले फाइबर हैं तो तुम्हारा एंड्योरेंस ज़्यादा होगा। अगर लग रहा है दीदी ये बातें समझ नहीं आ रही तुम्हारी, तो 7 चैप्टर जाके पढ़ लो, ठीक है। तो अब ये तो हमारा जेनेटिक बेस हमने देखा, मसल ज़्यादा होंगे तो स्ट्रेंथ अच्छी होगी। आज हम वो ट्रेनिंग पढ़ेंगे कि कैसे हम अपनी स्पीड, स्ट्रेंथ वगैरह ये सब चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। ओके जी, चलो पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है हमारा स्ट्रेंथ, ताकत। अब स्ट्रेंथ क्या है, किसकी सिंपल से डेफिनेशन लर्न करनी होगी। एंड गाइस इस वाली वीडियो के ना मुझे 1000 कमेंट चाहिए कम से कम, या 2000 3000, जितने बच्चे देख रहे हैं हर बच्चा कमेंट करेगा स्ट्रेंथ की डेफिनेशन मेरे को। फिर जो जो डेफिनेशन पे कमेंट करने को कहूँगी, यू हैव टू कमेंट इट। या तो यही वाली करोगे मेरी वाली, अपने आप इसे देख के बनाओगे, या गूगल क्रोम से देखोगे आप और देखोगे यार मुझे ये पसंद आ रही है, अपने आप तुम्हें मुझे कमेंट करनी है डेफिनेशन, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे आपकी, और अभी आप मुझे कमेंट में बताओगे तो नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले स्ट्रेंथ क्या है, तुम कहोगे स्ट्रेंथ मतलब ताकत, ये लिखने पे नंबर थोड़ी मिलेंगे। तो स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ मसल टू एक्सर्ट फोर्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस, ये सिंपल डेफिनेशन है। स्ट्रेंथ मसल की एबिलिटी, एक्सर्ट करने की फोर्स, ओवरकम करने के लिए रेजिस्टेंस, सबसे बेसिक डेफिनेशन ये लर्न कर लो, ठीक है। अब स्ट्रेंथ किस में ज़रूरत होती है, वेट लिफ्टिंग में ज़रूरत होगी, स्प्रिंटिंग करनी है तो भी ज़रूरत होगी, बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स मूवमेंट है जिसमें हमें स्ट्रेंथ की ज़रूरत तो है ही ज़रूरी। तो अब स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाया जाए, ठीक है, और स्ट्रेंथ कितने टाइप्स की होती है। तो सबसे पहले अब हम जानेंगे स्ट्रेंथ के टाइप्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये चार्ट देख सकते हो, हम सभी चीज़ों का पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हमने पढ़ा स्ट्रेंथ की डेफिनेशन पढ़ ली, इट इज़ द एबिलिटी टू एक्ट और ओवरकम रेजिस्टेंस। टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ होती है हमारी डायनामिक और स्टैटिक स्ट्रेंथ। फिर हम इनके मेथड ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे, ये पूरे चार्ट को हम पढ़ने वाले हैं अभी। तो अब सबसे पहले टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आती है हमारी डायनामिक स्ट्रेंथ। डायनामिक स्ट्रेंथ मतलब द एबिलिटी टू जनरेट फोर्स ड्यूरिंग मूवमेंट, जैसे आप कुछ मूवमेंट कर रहे हो और उसमें भी आप अपनी फोर्स एक्सर्ट कर पाओ, जैसे कि व्हेन लिफ्टिंग वेट्स और रनिंग, जब आप वेट लिफ्ट करो, आप एक मूवमेंट करो ना, सीधे तो नहीं खड़े, मूवमेंट करो, बट उसमें भी आपको जो है अपनी स्ट्रेंथ लगानी है। रनिंग में बहुत ताकत लगती है, रनिंग में सिर्फ स्पीड की जरूरत नहीं है कि जो स्प्रिंटर है वो खाली स्पीड अच्छी है, उसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी है, तभी तो वो इतनी देर भाग पा रहा है। लेग्स की स्ट्रेंथ अच्छी है तभी तो वो भाग पा रहे हैं, ठीक है। साइकिलिंग में भी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। तो ये हो गई डायनामिक स्ट्रेंथ कि जब आप मोशन में हो तो अब आप स्ट्रेंथ एक्सर्ट कर पा रहे हो। दूसरा होता है मैक्सिमम स्ट्रेंथ। मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या, मैक्सिमम नाम से समझ में आ रहा है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ जो आप अपनी एक्सर्ट कर सकते हो एक सिंगल एफर्ट में, उसे हम कहते हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ। ये किसके लिए ज़रूरत होती है गाइस,
पावर लिफ्टिंग के लिए या पुशिंग हैवी ऑब्जेक्ट के लिए, या जो वेट लिफ्टर वो जो आपने ओलंपिक्स में देखा है वो इतने सारे वेट को ऐसे वो 1 सेकंड में ही उठाते हैं, तो उस समय पे उन्हें क्या बिल्ड करना है, अपना मैक्सिमम स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है कि वो उस पर्टिकुलर टाइम पे एक सिंगल एफर्ट पे उसको उठा पाए। ठीक है, नेक्स्ट आती है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोसिव जब भी मीनिंग आ जाए मतलब एकदम से, यानी कि वो स्ट्रेंथ जो आप एकदम से आप अपनी कितनी स्ट्रेंथ गैदर कर पा रहे हो उसको हम एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ कहते हैं। द एबिलिटी टू एक्सर्ट मैक्सिमम फोर्स इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, एकदम से मैं इसको कह रही हूँ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम को। ये होता है लॉन्ग जंप में, यानी कि आपको भाग के आ रहे हो एंड एकदम से आपको जंप करना है, तो आपको एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ की ज़रूरत चाहिए। बॉलर्स जो होते हैं, जो फास्ट बॉलर्स होते हैं, उन्हें एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ की ज़रूरत है कि वो एकदम से बॉल को ऐसे करा के मार पाए। क्यों? जिससे कि उनकी बहुत ताकत लगती है इसके अंदर। तो सडनली अगर आपको अपनी बहुत ताकत लगानी है तो उसके लिए एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ बढ़ानी हुई। जितने भी रेसर हैं, स्प्रिंटर है, जिन्हें भागना है, एक वो पिस्टल बजे और फड़ करके भागते हुए जाना है, तो उसके लिए भी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ ज़रूरी है। अगर स्टार्टिंग में धीरे भागेंगे, हिम्मत ही नहीं है, तो कैसे होगा? तो सडन स्ट्रेंथ बिल्ड करना, शॉर्ट मूवमेंट में अपनी स्पीड में आ जाना, इसको हम कहते हैं एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। इट कंबाइंस बोथ स्ट्रेंथ एंड स्पीड। ठीक है, अब स्ट्रेंथ इंड्योरेंस। इंड्योरेंस वर्ड आ जाए तो आप समझ जाना लगातार किसी काम को करना है अगर हमें, तो उसमें इंड्योरेंस आएगा। ठीक है, कि हम थकावट हमारे को ना हो। तो स्ट्रेंथ इंड्योरेंस मतलब एबिलिटी अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन करने की ओवर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अब ऐसे ही स्ट्रेंथ हमें बहुत सारे स्पोर्ट्स में चाहिए होती है, जैसे स्विमिंग है, आप इतनी देर तक स्विमिंग करते हैं, काफ़ी सारे स्विमिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसमें आपको चाहिए स्ट्रेंथ एंड्योरेंस कि आप थकोगे, आप हाफ होगे, आपको लैक्टिक एसिड टॉलरेंस, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होगी, VO2 मैक्स में प्रॉब्लम होगी, आपके ऑक्सीजन नहीं आ रही होगी पूरी बॉडी में, तो उस समय पे भी आप थको ना, इसलिए। ठीक है, और किस में होगा? वेट लिफ्टिंग में भी ज़रूरत है इसकी। ठीक है, और भी बहुत सारे स्पोर्ट, जैसे कोई मैराथन है, कोई साइकिलिंग कर रहे हो बहुत देर तक, तो हमें स्ट्रेंथ एंड्योरेंस की ज़रूरत है। तो टाइप ऑफ स्ट्रेंथ बहुत ईजी लैंग्वेज की गाइस मैंने डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे, ये आपको समझ में आ गई होंगी। अब लास्ट आता है हमारा स्टैटिक स्ट्रेंथ। स्टैटिक स्ट्रेंथ क्या है? एबिलिटी टू होल्ड अ फोर्स इन अ प्लेस विदाउट मूवमेंट। ठीक है, यानी कि आपको फोर्स को, यानी कि जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको आपको बिना किसी मूवमेंट के लगातार रखना है। वो क्या हो गया? ऑब्वियसली वेट लिफ्टिंग में ऐसा होता है कि आपको उसी पोस्चर में रहना होता है, जैसे आप ये देख रहे हो, ये वेट रखा। ओलंपिक, स्पेशल ओलंपिक, इतने सारे हमारे जो भी गेम्स होते हैं, हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स हो गया, नेशनल लेवल गेम्स मान लो, उसमें ये सबसे एक बड़ा स्पोर्ट होता है हमारा वेट लिफ्टिंग, तो उसमें जो है स्टैटिक स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। अब आया हमारा नेक्स्ट, मेथड्स टू डेवलप स्ट्रेंथ। अब ये स्ट्रेंथ इतनी ज़रूरी है तो इसे डेवलप कैसे कर सकते हैं? तो इसे डेवलप करने के लिए ये 3 एक्सरसाइज होती हैं, और ये तो पूछी जाएंगी पेपर में, इस पर क्वेश्चन ना ऐसा हो नहीं सकता। तो इसको डेवलप करने के लिए 3 टाइप की एक्सरसाइजेज होती है, कुछ आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक। ठीक है, तो मैं अभी आपको तीनों बताने वाली हूँ, और ये प्रॉपर आपके लेटेस्ट स्टडी मटेरियल की डेफिनेशंस मैं आपको करा रही हूँ, तो इस पर तुम्हें नंबर मिलने वाले हैं, मैंने इसे बहुत कंफ्यूजिंग नहीं करा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आइसोमेट्रिक, ये 2 वर्ड से मिलके बना है। आइसो मतलब होता है सेम, और मेट्रिक मतलब होता है लेंथ। तो इसका मतलब ये है कि जब हम ये एक्सरसाइज करते हैं तो हमें वर्क डन दिखाई नहीं दे सकता, कि क्या काम हुआ है वो हमें दिखता नहीं है। ये एक्सरसाइज लेस टाइम कंज्यूमिंग होती है, और इक्विपमेंट भी इसमें ज़्यादा नहीं चाहिए होते हैं, और ये आपको स्ट्रेंथ देंगी। जैसे आप दीवार को धक्का मारे हो तो क्या आपको वर्क डन दिखेगा? क्या दीवार हिल जाएगी? नहीं ना, बट तुम्हारी स्ट्रेंथ ज़रूर बढ़ जाएगी। समझ लो, देयर इज़ नो चेंज इन द मसल लेंथ। अब सिंपली आपको, अगर आपने ऐसे दीवार को धक्का मारा है तो आपको अपनी मसल लेंथ में भी कोई चेंजेस अभी नहीं दिखेगी, बट अंदर से आपकी ताकत बढ़ जाएगी जब आप एक्सरसाइज करते हो। तो इसमें कौन कौन सी एक्सरसाइज आती है गाइज, ये मुझे कॉमेंट में बता दो जल्दी से। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज है ये, जैसे प्लैंक्स कर रहे हो, फ्लेक्स जाम हैंग कर रहे हो, वॉल सेट कर रहे हो, लो स्क्वाट कर रहे हो। ठीक है, और आप जो है कुछ ऐसी एक्सरसाइज करो, जैसे पुशिंग अ वॉल हो गया, ये हो गई हमारी, जैसे ये कर रहे हैं भैया। ठीक है, तो ये एक्सरसाइजेज है हमारी जिसमें वर्क डन तो नहीं दिख रहा है, बट हाँ बॉडी के अंदर वर्क ज़रूर हो रहा है। तो ये हो गई आइसोमेट्रिक। अब आती है आइसोटोनिक एक्सरसाइज। अब टोनिक वर्ड आ जाए तो समझ जाना कि मसल टोन हो गए, डोला बना हुआ पूरा का पूरा, बाइसेप ट्राइसेप सब दिखने लगेगा। ठीक है, एब्स वैब्स सब दिखने लगेंगे। तो आइसो मीन्स सेम रहेगा वहीं पे, टोनिक मतलब होता है टोन हो जाना। तो ये वो एक्सरसाइज है जहाँ पे हमें मूवमेंट कैन बी डायरेक्टली सीन, एक तो मूवमेंट भी दिखेगी और मसल पे जो इफेक्ट आया है वो दिखेगा, मसल इंक्रीज होगा, जो मैंने कहा ना बाइसेप्स बढ़ जाएंगे, दिख जाएंगे। तो दीज टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस आर वाइडली सीन इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ये बहुत ज़्यादा होती है जब में बहुत लोग यही वाली एक्सरसाइज करते हैं। वी कैन डू दीज एक्सरसाइजेज विद इक्विपमेंट भी, विदाउट इक्विपमेंट भी। ये एक्सरसाइजेज विद इक्विपमेंट भी हो सकती है कि आप डंबल लेके कर रहे हो, और विदाउट इक्विपमेंट भी ये हो सकती
सकती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ आइसोटोनिक एक्सरसाइज में आता है रनिंग, जंपिंग ऑन द सेम स्पॉट, वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज हो गई हमारी, ये सब आ गया हमारा आइसोटोनिक एक्सरसाइज में। अब आते हैं हम लास्ट में आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस। तो इसका मतलब होता है ये वो एक्सरसाइज है जो हम कुछ स्पेशली मेड डिज़ाइन मशीन से करते हैं। तो आइसो मतलब होता है सेम और काइनेटिक मतलब होता है मोशन। दीज एक्सरसाइजेस को इंट्रोड्यूस करा था जे.जी. पेनी ने 1968 में, 1 मार्कर में आएगा किसने इंट्रोड्यूस करा था। तो ये वो एक्सरसाइजेज होती है जो स्पेशली डिज़ाइन मशीन में होती है और इनमें आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ये ना किसी स्पेसिफिक स्पोर्ट्स के लिए स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कराई जाती है। जैसे इसमें होगा ब्रिस्क वॉकिंग ऑन अ ट्रेडमिल, कि ट्रेडमिल पे आपको जो है चलना है, साइकिलिंग, एक्सरसाइजिंग, रोइंग, इन सब स्पोर्ट्स के लिए कराई जाती है। जैसे स्विमर्स होते हैं ना, ये आप देख रहे हो, ये एक मशीन है, इस पे एक्सरसाइज करी जा रही है, इसे हम कह रहे हैं आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइजेस बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ मसल को बढ़ाने के लिए होती हैं, जिससे कि आप मूवमेंट के दौरान आपका मसल थके ना। ये वाटर स्पोर्ट्स के लिए, स्केटिंग के लिए, क्लाइंबिंग के लिए, रनिंग के लिए ज़रूरी होती है। तो जो हमारे बेस्ट एथलीट्स होते हैं वो आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज भी करते हैं अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, कि स्विमिंग वाले जो स्पोर्ट्स हैं, जो वाटर स्पोर्ट्स हो गए, जो स्प्रिंटर्स हो गए, वो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेज भी करते हैं, ठीक है, जो मशीनों की मदद से होगी। और इसमें मोशन भी दिखाई देगा जब आप ये कर रहे होगे, ठीक है जी। चलो अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आ गया हमारा एंड्योरेंस। तो स्ट्रेंथ खत्म हो गया, अब आते हैं एंड्योरेंस पे। तो एंड्योरेंस की डेफिनेशन भी आपको कमेंट करनी है। तो एंड्योरेंस रेफर टू द एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी फॉर लॉन्ग टाइम विदाउट टायरिंग। एंड्योरेंस क्या हुआ कि आप एक एक्टिविटी को फॉर अ लॉन्ग टाइम कर पा रहे हो बिना थके। तुम ना वही देखा करो मैच वाले दिन, जब वर्ल्ड कप आता है, कोई भी मैच आता है, हमारे एथलीट्स जो होते हैं भाई, वो तो सुबह से लेकर शाम तक इतनी धूप में या इतनी ठंड में ऐसे वो खेलते हैं, रन बना रहे हैं या गोल्स मार रहे हैं, और हम अपने ड्राइंग रूम में सोफे पे बैठे बैठे भी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, थक जाते हैं, यार आज तो बहुत थकान हो गई, पूरा मैच देखा है, ठीक है। ऐसा हो जाता है ना कि यार आज तो पूरा दिन टीवी देखा, थोड़ा सा थका। और वो नहीं, वो देखो वो इतना सारा गेम्स खेले हुआ है क्योंकि उनकी एंड्योरेंस है। हम तो 15 मिनट भाग लिए, हम थक जाएंगे। तो क्या है, एंड्योरेंस को बिल्ड करा जाता है कि आप कितनी देर तक जो है एक एक्टिविटी को परफॉर्म कर पा रहे हो बिना थके, तो इसको हम कहते हैं एंड्योरेंस। जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में, स्विमिंग में, साइकिलिंग में, और सिर्फ इसमें नहीं, हर स्पोर्ट्स में एंड्योरेंस की ज़रूरत है, हर एथलीट को एंड्योरेंस की ज़रूरत होती है। तो अब देखते हैं हम एंड्योरेंस के टाइप। सबसे पहला होता है बेसिक एंड्योरेंस। तो बेसिक एंड्योरेंस का इट इज़ द एबिलिटी टू डू एक्टिविटी दैट यूज मेनी मसल एट अ स्लो पेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो बेसिक एंड्योरेंस कौन सा है, वो एंड्योरेंस जहाँ पे आपको जो भी एक्टिविटी करनी है वो स्लो पेस पे करना है फॉर अ लॉन्ग टाइम। जैसे वॉकिंग के लिए, जॉगिंग के लिए, स्विमिंग के लिए हमें बेसिक एंड्योरेंस की जरूरत है कि भाई चल भी पाए ढंग से, 10 मिनट चल के थक गए हों, ठीक है। अब आता है जनरल एंड्योरेंस। तो ओवरऑल एबिलिटी टू रेजिस्ट फैटीग इन एनी एक्टिविटी को हम जनरल एंड्योरेंस कहते हैं। जनरल एंड्योरेंस है तो यार आप काम कर पाओ कोई भी बिना थके। फिर आता है स्पेसिफिक एंड्योरेंस। दिस इज द एबिलिटी टू कीप गोइंग विदाउट फैटीग इन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। स्पेसिफिक वर्ड आके मतलब उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में आप थक नहीं रहे हो। द एंड्योरेंस नीडेड फॉर डिफरेंट स्पोर्ट्स इज डिफरेंट। जैसे कि इसमें हम फिर स्टडी करते हैं कि हर एक स्पोर्ट्स के लिए अलग एंड्योरेंस होता है। जैसे कि बॉक्सर को चाहिए एंड्योरेंस देन अ रेसलर, जैसे कि बॉक्सर को एक अलग टाइप का एंड्योरेंस चाहिए होगा देन अ रेसलर। तो वही हम पढ़ने वाले हैं। तो ये चार्ट को एक बार आप देख लो। तो ये जो हमारा एंड्योरेंस होता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी के ऊपर डिवाइडेड होता है और ऑन द बेसिस ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। तो एक होता है नेचर ऑफ एक्टिविटी पे और एक होता है ड्यूरेशन। नेचर के हिसाब से देखें तो हमने देखा बेसिक होता है, जनरल होता है, स्पेसिफिक होता है। फिर आता है ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी, कौन कितना लंबे समय का होगा, उस टाइप के एंड्योरेंस भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं। अब हमने नेचर पे पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। तो सबसे पहले आता है स्पीड एंड्योरेंस। स्पीड एंड्योरेंस वो एंड्योरेंस है जहाँ पे एबिलिटी देखते हैं हम एथलीट की टू मेंटेन अ हाई वेलोसिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि वो जल्दी बहुत तेज स्पीड में भाग पाएँ, वेलोसिटी अपनी बढ़ा पाएँ, वो भी बहुत लंबे पीरियड के लिए। यानी कि रेसर्स जो हो गए, जो स्प्रिंटर्स हो गए, यानी कि वो भाग रहे हैं, बहुत ज़्यादा लंबी एरिया को भाग रहे हैं और वो उसको मेंटेन कर पा रहे हैं बिना थके। शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस, दिस इज नीडेड फॉर स्पोर्ट्स लास्टिंग फ्रॉम 45 सेकेंड्स टू 2 मिनट्स लाइक 800 मीटर रेस, ठीक है। फिर आता है मीडियम टर्म एंड्योरेंस। ये चाहिए उन एक्टिविटीज़ के लिए दैट लास्ट फ्रॉम 2 मिनट्स टू 11 मिनट्स लाइक 1500 से 3000 मीटर की रेसेस। फिर आता है लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस। दिस इज नीडेड फॉर स्पोर्ट्स दैट लास्ट लॉन्गर देन हमारा 11 मिनट लाइक 5000 मीटर की रेस और अ क्रॉस कंट्री रेस, ठीक है। तो ये हमारा मीडियम टर्म एंड्योरेंस हो गया।
अब आता है हमारा गाइस कि हम इस इंड्योरेंस को, जैसे आपने स्ट्रेंथ का देखा ना, आइसोटोनिक आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज, अब इंड्योरेंस बढ़ाने के लिए क्या क्या एक्सरसाइज या ट्रेनिंग साइकिल्स हैं हमारे पास। तो इंड्योरेंस के लिए सबसे पहले आता है हमारा कॉन्टिन्यूअस मेथड। कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार होता है, तो ऐसा ही ये मेथड होता है। इस कॉन्टिन्यूअस मेथड में एक्सरसाइज इज परफॉर्म फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन विदाउट एनी रेस्ट इंटरवल। इसको आपको बहुत देर तक जो आपको एक्टिविटी दी गई आपको करनी है और कोई रेस्ट का टाइम नहीं मिलेगा। इंटेंसिटी को लो रखा जाता है जिससे कि वो जो एक्टिविटी को आप ज़्यादा देर तक परफॉर्म कर पाओ। इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, बहुत मुश्किल एक्टिविटी होगी, ज़्यादा ताकत लग रही होगी तो ज़्यादा देर तक नहीं होगा। फॉर अ स्पोर्ट्स पर्सन, अब इस दौरान इनकी जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनकी हार्ट बीट चेक करी जाती है कि उसी से पता चलेगा इंड्योरेंस सही से हो कर पा रहे हैं वो खुद या नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आप इंड्योरेंस का पढ़ चुकी हो कि इंड्योरेंस हमारे कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर पे डिपेंड करता है, हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में डिपेंड करता है। ऑक्सीजन कितनी पहुंच रही है, VO2 max कहना चाहती हूँ मैं, ऑक्सीजन कितनी पहुंच रही है बॉडी में, लैक्टिक एसिड तो नहीं बन रहा, मूवमेंट इकोनॉमी हम रख रहे हैं नहीं रख रहे हैं, ये हमने पढ़ा है इंड्योरेंस के लिए। तो इसको चेक करा जाता है। अगर जो एथलीट है हमारा उसका हार्ट रेट रह रहा है 140 से 160 बीट पर मिनट ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, ठीक है, और फॉर फास्ट कॉन्टिन्यूअस मेथड में ये राइज कर सकता है 175 से 180 बीट्स पर मिनट। दिस एक्सरसाइज ड्यूरेशन शुड नॉट एक्सीड 30 मिनट्स, ठीक है, ये नॉट लगाना भूल गई हूँ शायद मैं यहाँ पे, ठीक है, तो इट शुड नॉट एक्सीड 30 मिनट्स। तो ये कॉन्टिन्यूअस मेथड है। एक इसमें होता है हमारा स्लो कॉन्टिन्यूअस, जिसमें क्या कहा गया है कि उसमें जो हार्ट रेट है वो 140 से 160 बीट्स पर मिनट होना चाहिए। फिर दूसरा होता है फास्ट कॉन्टिन्यूअस मेथड, जिसमें हार्ट रेट पहुँच सकता है 175 से हमारा 180 बीट्स पर मिनट, ठीक है, समझ गए। और ये एक्टिविटीज़ 30 मिनट से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। 30 मिनट से ज़्यादा देर आप एक एक्टिविटी को कंटिन्यू ना कराओ। एग्जाम्पल रनिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग, क्रॉस कंट्री रेसेस, ठीक है। अब एडवांटेजेस क्या होती है इस कॉन्टिन्यूअस मेथड की, एंड्योरेंस को बढ़ा देता है, रेड ब्लड सेल का काउंट बढ़ा देता है, ठीक है, इससे ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाएगी, बूस्ट हार्ट एंड लंग एफिशिएंसी, इंक्रीज ग्लाइकोजन स्टोर्स, तो जो हेल्प मसल करता है हमारे लिवर को स्टोर करने के लिए मोर एनर्जी, है फिर एनर्जी ज़्यादा होगी तो भाई एंड्योरेंस बढ़ेगा। सेल्फ डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस बढ़ाता है एक एथलीट की जब वो ये ट्रेनिंग करते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस मेथड समझ में आ गया। अब हम आते हैं दूसरे मेथड पे जो है इंटरवल मेथड। तो इट इन्वॉल्व्स ऑल्टरनेटिंग बिटवीन पीरियड्स ऑफ हाई इंटेंसिटी वर्क एंड रेस्ट फॉर रिकवरी। एक हाई इंटेंसिटी सेशन होगा आपका एक्सरसाइज को, उसके बाद रिकवरी का टाइम दिया जाएगा। रिकवरी पीरियड वेरी करता है हर एथलीट के लिए। ट्रेनिंग जो है उनके हार्ट रेट के बेसिस पे एडजस्ट की जाती है कि दिल की धड़कन कितनी बढ़ रही है। आफ्टर ईच रेपिटेशन द हार्ट रेट शुड बी मॉनिटर्ड, हार्ट रेट को मॉनिटर करा जाता है। ट्रेनिंग रिज्यूम्स व्हेन इट ड्रॉप्स टू 120 टू 130 बीट पर मिनट, कि अगर आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो उनको ट्रेनिंग को रिज्यूम कर रहे थे जब हार्ट बीट हो जाए 120 से 130 बीट्स पर मिनट पे, ठीक है। तो मिडिल डिस्टेंस रनिंग, फुटबॉल और हॉकी के लिए ये इंटरवल मेथड कराया जाता है। तो ये तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्यों कराया जा रहा है गाइस एथलीट्स को, कि वो वहाँ फील्ड पे थके ना तो उनको इंड्योरेंस बिल्ड कराया। अब इंड्योरेंस को बिल्ड करने के लिए हार्ट रेट तो चेक करना होगा, क्योंकि जब आप थकते हो, आप पता है कि आपको क्या होता है जब आप हाफने लगते हो तो हमारी शरीर के अंदर लैक्टिक एसिड जो है वो फॉर्म होता है। क्यों होता है वो फॉर्म? क्योंकि जो ऑर्गन्स है उनको, मैं सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ, उनको ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही है तरीके से, तो फिर लैक्टिक एसिड बनने लगता है। और जब लैक्टिक एसिड बनेगा तो आपको थकावट होगी। तो आपको क्या चाहिए कि ऑक्सीजन अच्छे से पहुंच रही हो ऑर्गन्स के पास। तो वो कब होगा? जब आपने अपने हार्ट को ट्रेन कर रखा होगा कि जब मैं इतना भागूंगा दौड़ूंगा तो भी तुम्हें ऐसा काम करना है कि ऑक्सीजन पहुंच रही हो ऑर्गन्स के पास में। या अगर लैक्टिक एसिड बन भी रहा है तो तुम उसे टॉलरेट कर पाओ, तुम उससे थको ना। तो उसके लिए एंड्योरेंस जब ट्रेनिंग होती है तो बार बार ब्रेक देके फिर दिल की धड़कन को देखा जाएगा कि आप उसमें कैसा परफॉर्म कर रहे हो, और ऐसे ही धीरे धीरे फिर एंड्योरेंस बढ़ने लगेगी। अब फुटबॉलर्स, रनिंग के लिए, हॉकी वालों के लिए ये एंड्योरेंस उनकी बढ़ाने के लिए ये ट्रेनिंग कराई जाती है, ठीक है। अब एडवांटेजेस क्या होगी इस इंटरवल मेथड की? स्पीड बढ़ेगा, एंड्योरेंस बढ़ेगा, ठीक है। कस्टमाइज्ड रिकवरी जब होती है तो एथलीट कैन वर्क एट मैक्सिमम इंटेंसिटी ड्यूरिंग ईच रेपिटेशन। जब एक ब्रेक मिला तो ब्रेक के बाद वो दोबारा अपनी मैक्सिमम इंटेंसिटी पे काम कर पाएंगे। इंक्रीजेस एरोबिक कैपेसिटी, उनकी एरोबिक कैपेसिटी अच्छी हो जाएगी जिससे वो सांस अच्छे से ले पाएंगे, ऑक्सीजन ट्रांसफर अच्छे से होगा, फिर वो स्पोर्ट्स फील्ड पे भी उसका असर दिखेगा, ठीक है, जब वो परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट आता है ये है हमारा फार्ट लेग ट्रेनिंग मेथड। फार्ट लेग ट्रेनिंग मेथड, इसको स्पीड प्ले भी कहा जाता है। ये इसका किसने बनाया था ये याद रखना है, कौन से कोच ने ये बनाया था वो एग्जाम में आता है। तो एक स्वीडिश कोच थे स्वीडन के जिनका नाम था गुस्ताव होल्मर। 1930 के अंदर उन्होंने ये डिवाइस क्यों कह रही हूँ, ये ट्रेनिंग मेथड बनाया था, सॉरी। तो वर्ड फार्ट लेग का मतलब होता है
स्पीड प्ले एज इट इन्वॉल्व्स चेंजिंग पेस ऑफ रनिंग अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से आप अपनी पेस चेंज करोगे। तो इसमें एथलीट अपनी स्पीड बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स जैसे हिल, रिवर, फॉरेस्ट और मडी एरियाज में चेंज कर सकते हैं। अब ये ना बहुत अलग होता है एज कम्पेयर टू इंटरवल और कॉन्टिन्यूस मेथड। इसमें क्या होता है, आपके जो भी एथलीट है हमने उनको एक सराउंडिंग में या एक एरिया में हमने उन्हें लीव कर दिया, ठीक है, और हमने जैसे वहाँ पे थोड़ी सी क्लाइंबिंग करनी है, फिर थोड़ा सा भागना है, उसके बाद में फिर उनको पहाड़ी से थोड़ा सा उतरना है, फिर थोड़ी सी साइकिलिंग करनी है, फिर एक स्विमिंग करनी है सपोज करो, ये फिर जो है नदी पार करनी है समझ लो, फिर आगे आना है, फिर 2 पुशअप्स करने हैं उनको, फिर आगे निकले, ऐसा कुछ एक पूरा गेम टाइप का बना दिया। जैसे आपको दिख रहा है ये फोटो में दिख रहा है, ये जो एडिडास वाली मैंने लगा रखी है, सिंपल की जॉग करना है, वॉक करना है, फिर स्प्रिंट आ गई, फिर रन आ गई, एक तरीके का एक चैनल सा बना दिया है, ठीक है। अब बट तो ऐसे तरीके से हमने उनको कहा आपको इतने सारे ये हर्डल्स को पार करना है और ये एक्टिविटी करनी है, बट उनको कोई टाइम नहीं बताया। टाइम क्या स्पीड वो अपनी रखेंगे, वो अपने आप उसको मॉनिटर करेंगे। जब वो थकेंगे तो थोड़ी स्पीड स्लो कर लेंगे, जब तेज़ होंगे तो तेज़ कर लेंगे, ये उनकी अपनी मर्जी है, ठीक है। तो इन दिस मेथड एथलीट्स ऑल्टरनेट बिटवीन फास्ट एंड स्लो रनिंग, ठीक है। की फीचर है इसका कि वो सेल्फ पेस कर सके, अपनी स्पीड अपने हिसाब से बढ़ा और घटा पाएँ वो। इससे एरोबिक एनारोबिक एंड्योरेंस बढ़ेगी। हार्ट रेट ड्यूरिंग फार्टलेक यूजुअली फ्लक्चुएट्स बिटवीन 140 से 120 पर मिनट, 180 बीट्स पर मिनट डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द फास्ट एंड स्लो फेजेस, ठीक है। तो आप समझ में आ गया आपको फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड। इसका पूरा जैसे एक फॉरेस्ट में उन्हें छोड़ दिया कि आप फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड यहाँ पे होगी, अलग अलग हर्डल्स रख दिए और इनको तुम्हें पार करना है, इतना टाइम है अपना जो है, अपने हिसाब से तुम इसको तेज़ करना होगा, जब तेज़ करो, जब थक रहे होगे, थक जाओगे तो थोड़ी देर रेस्ट करना, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो इससे भी कार्डियोवास्कुलर फिटनेस बढ़ी होगी, एंड्योरेंस बढ़ी होगी, हेल्थ, हार्ट और लंग जो है बेनिफिट होगा इससे। आप मॉनिटर करना बहुत आसान है ट्रेनर को कि वो जो है ईजिली गाइड कर सकते हैं एथलीट्स को कि आप अपनी मर्जी से कर सकते हो जो कर रहे हो। स्टेमिना बिल्ड होगा, सेल्फ अवेयरनेस होगी, उन्हें पता चलेगा कि हम खुद से अपनी बॉडी को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। कोचेस प्रोवाइड हेल्पफुल टिप्स ड्यूरिंग रिकवरी, ठीक है। अब आता है चलो अगला टॉपिक हमारा स्पीड। तो फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं लास्ट नहीं, इसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी भी। अब आते हैं हम स्पीड पे। स्पीड क्या है? तो स्पीड क्या है? तो स्पीड मतलब किसी भी आप चीज़ को, किसी मूवमेंट को आप बहुत क्विकली कर रहे हो, एज क्विकली एज पॉसिबल। अगर हम फिजिकल एजुकेशन में कहें तो वो है स्पीड। तो स्पीड रेफर्स टू एबिलिटी टू मूव क्विकली विच इज़ एसेंशियल फॉर स्विमर्स, स्प्रिंटर्स एंड मेनी अदर्स। तो स्पीड क्या है? एबिलिटी कि आप मूव कर पाओ एज क्विकली एज यू कैन, इसको हम सिंपल स्पीड कह सकते हैं। और अगर एनसीईआरटी की डेफिनेशन देखो तो इट इज़ एबिलिटी टू डू मूवमेंट एज क्विक एज पॉसिबल, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ स्पीड्स हमारी बहुत सारी होती हैं, उन्होंने डेवलप करने के 2 मेथड है, एक्सेलरेशन रन और पेस रन। तो चलो पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ स्पीड क्या है? सबसे पहले आता है रिएक्शन स्पीड, द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड क्विकली टू अ स्टिमुलस को हम कहते हैं रिएक्शन स्पीड। जैसे कि जो स्टिमुलस यानी कि जो सिग्नल आपको मिला, स्टिमुलस इज अ सिग्नल, तो आप उस पर अपने रिएक्ट करके एकदम से करो। यह होता है कोई तुम्हें जैसे कि बंदूक चली कि भागना है और कोई स्प्रिंटर जो है एकदम से सोच रहा है कि हाँ अभी भागूंगा, ऐसा तो कोई नहीं करता है। क्या करेंगे वो? एकदम से जैसी वो बचती है दे आर वेरी रेडी और वो भागते हैं। तो वो कैसे भाग रहे हैं? उनके दिमाग प्रिपेयर है, सिग्नल करा। तो वो होती है हमारी जो सडनली आपको जो है सिग्नल मिलते ही जो आप अपनी स्पीड लेकर आ पा रहे हो, उसको हम कहते हैं रिएक्शन स्पीड। दूसरी होती है एक्सेलरेशन स्पीड, द एबिलिटी टू रीच मैक्सिमम स्पीड इन द शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल को हम एक्सेलरेशन स्पीड कहते हैं कि कम से कम समय में आप अपनी मैक्सिमम स्पीड पर पहुंच चुके हो। हर प्लेयर की एक मैक्सिमम स्पीड होती है ना कि इतना तेज़ दौड़ सकता है, इतना मैक्सिमम तो दौड़ सकता है। तो ऐसे तो नहीं स्टार्टिंग में ही वो पहुंच जाते, एक मिनट, एक कुछ समय लगता है उसके बाद वो पहुंचते हैं। मिनट तो मैं बहुत ज़्यादा कह रही हूँ। तो वो होती है हमारी एक्सेलरेशन स्पीड। जैसे उसेन बोल्ट की बहुत ज़्यादा है एक्सेलरेशन स्पीड, ठीक है। मूवमेंट स्पीड की अगर हम बात करें तो एबिलिटी टू परफॉर्म क्विक मूवमेंट्स लाइक इन स्पोर्ट्स रिक्वायरिंग क्विक रिफ्लेक्सेस। तो मूवमेंट करते हुए स्पीड चाहिए कि आप बैडमिंटन भी खेल रहे हो और उसको भी स्पीड में कर रहे हो, तो ये मूवमेंट स्पीड हो गई। टेनिस में चाहिए कि मूव भी करना है और स्पीड भी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लोकोमोटर स्पीड, तो एबिलिटी टू मेंटेन अ हाई स्पीड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस को हम कहते हैं लोकोमोटर स्पीड की स्पीड में रहना, और वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक। जैसे 400 मीटर की जो स्प्रिंट होती है उसमें ये चाहिए होती है लोकोमोटर स्पीड। अब नेक्स्ट आता है स्पीड इंड्योरेंस। इंड्योरेंस आ जाए तो मतलब थको ना और स्पीड मेंटेन करो, सिंपल हो गया। तो इट इज़ एबिलिटी टू परफॉर्म मूवमेंट एज क्विकली एज पॉसिबल इवन व्हेन द बॉडी इज टायर्ड ऑफ फटीग, कि आपकी बॉडी थक गई है बट फिर भी आपको उस काम को कंटिन्यू रखना है, और वो भी स्पीड में, नॉर्मल में नहीं। दिस स्किल हेल्प एथलीट्स टू मेंटेन हाई स्पीड्स ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग एफर्ट्स और व्हेन दे आर फटीग। ये किसको चाहिए? स्प्रिंटर को चाहिए, ठीक है।
फुटबॉलर को चाहिए कि चाहे थक रहे हैं बट फिर भी भैया गोल करना है तो तेज़ भागना पड़ेगा। स्विमर्स को चाहिए, ठीक है, साइकिलिस्ट को चाहिए, सबको ये चाहिए होता है स्पीड एंड्योरेंस, ठीक है। अब आप समझ गए स्पीड एंड्योरेंस। अब इसको मेथड क्या है स्पीड एंड्योरेंस को बढ़ाने के? सबसे पहले आता है पेस रन, ठीक है। इन पेस रन एथलीट्स रन अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्टेडी स्पीड टू मेंटेन एनर्जी थ्रू आउट द रेस। पेस रन, पेस कैसी रहेगी? स्टेडी रहेगी। वो जो भाग रहा है एथलीट इस ट्रेनिंग के दौरान, जब ये पेस रन कर रहे हैं तो वो सेम स्पीड मेंटेन करेंगे थ्रू आउट द सेशन, जिससे कि उनकी एनर्जी जो है वो उसको कैलकुलेट कर पाए, मेंटेन कर पाए मीन टू से। दिस मेथड इज ऑफन यूज इन लॉन्ग रेसेस लाइक 800 मीटर। अब 800 मीटर की रेस में आपको क्या चाहिए? मूवमेंट इकोनॉमी चाहिए, कि ये ना 800 मीटर की रेस है स्टार्टिंग में तो 200-300 मीटर तेज भाग लिया अपनी मैक्सिमम स्पीड पे, फिर तो बॉडी में जान ही नहीं रहेगी भागने की। तो आपको क्या करना है? मूवमेंट इकोनॉमी चाहिए कि आप आखिरी तक भाग पाओ, एक ऐसी स्पीड में भाग पाओ कि आखिरी तक पहुंच तो जाओ, और सबसे पहले पहुंचो। तो उसके लिए पेस रन कराए जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ रनर्स बेस्ट टाइम फॉर 800 मीटर इज 1 मिनट 40 सेकेंड। अगर 800 मीटर की रेस के लिए एक रनर का बेस्ट टाइम है 1 मिनट 40 सेकेंड, तो दे वुड एम टू रन फर्स्ट 400 मीटर इन 49 सेकेंड्स एंड द सेकेंड 400 मीटर इन 51 सेकेंड। तो वो इसको प्रैक्टिस करेंगे कि पहला 400 मीटर तो मैं 49 सेकेंड में कवर कर लूँ और दूसरा 400 मीटर में अपना 51 सेकेंड में खत्म कर लूँ। दिस हेल्प कंजर्व एनर्जी, की कंजर्व रहेगी एनर्जी भी, और जो है वो बहुत ज़्यादा थकेंगे नहीं और फिर भी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे, मतलब जल्दी से विन हो जाएंगे। तो पेस रन समझ गए आप, ठीक है। अब आता है हमारा एक्सेलरेशन रन। एक्सेलरेशन आता है मतलब तेज़ की स्पीड तो बढ़ानी है, जैसे भी करके मैक्सिमम स्पीड पे अपनी पहुंचना है। तो ट्रेनिंग टू रीच मैक्सिमम स्पीड एज क्विकली एज पॉसिबल फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन को हम एक्सेलरेशन रन कहते हैं, कि ये गेट सेट गो बोला स्टेशनरी पोजीशन में, वहाँ से अपनी मैक्सिमम स्पीड पे जल्दी से जल्दी आना है। ये जो शॉर्ट स्प्रिंट रेसेस होती है उसके लिए चाहिए होता है। तो एन एक्सेलरेशन रन हेल्प इन इम्प्रूव अ स्प्रिंटर्स एबिलिटी टू रीच एट टॉप स्पीड। जो उनकी टॉप स्पीड है ना उस पर पहुँचने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब एथलीट एक स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट करता है तो अपनी स्पीड को ना ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं और वो अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी पे यूजुअली विद इन 5 to 6 सेकेंड्स पहुंच जाते हैं। तो 5 से 6 सेकंड पे वो अपनी मैक्सिमम स्पीड पे कैसे पहुंच रहे हैं? क्योंकि उन्होंने ये ट्रेनिंग करी है। दिस टाइप ऑफ रन फोकसेस ऑन डेवलपिंग एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। इसमें क्या बढ़ाने हैं आपको? एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। आई टोल्ड यू ना क्या चाहिए एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ की, एकदम से आप भाग पाओ सारी जान लगा के, ठीक है। तो ये सब इसमें बढ़ती है। फ्लेक्सिबिलिटी है आपकी बॉडी में, वो भी इससे बढ़ जाएगी। तो स्प्रिंटर्स टिपिकली डू 25 to 30 मीटर स्प्रिंट रिपीटिंग 6 to 12 टाइम्स विद रेस्ट पीरियड्स इन बिटवीन टू अलाउ फुली रिकवरी बिफोर द नेक्स्ट स्प्रिंट। तो इसकी ट्रेनिंग में स्प्रिंटर्स क्या करते हैं? 25 से 30 मीटर की स्प्रिंट करते हैं, 6 से 12 बार अपनी मैक्सिमम स्पीड पे ले जाते हैं खुद को, बीच बीच में रेस्ट दे देते हैं खुद को, ठीक है जी। एक्सेलरेशन रन भी कंप्लीट हो गया हमारा। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। इसके बाद 2 टॉपिक बचेंगे, खत्म होने वाला है चैप्टर और पूरा सिलेबस भी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? इट इज़ एबिलिटी टू डू मूव हिज और हर जॉइंट्स एफिशिएंटली थ्रू फुल रेंज। तो हिज और हर छोड़ दो, आर भी लिख सकते हो आप। इट इज़ एबिलिटी टू मूव आर जॉइंट्स इफेक्टिवली थ्रू फुल रेंज, कि हम अपने जॉइंट्स को फुल रेंज ऑफ मूवमेंट में जो है मूव कर पाएँ। अब जैसे जैसे हम बूढ़े होते रहते हैं हमारी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। हाथ पैर देखा अपने बूढ़े लोगों के, वो उतने फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। बच्चे जो होते हैं इतने फ्लेक्सिबल होते हैं, कुदा लो, घुमा लो, फिरा लो, उन्होंने ऐसे लोटपोट होते रहते हैं। वाई? बॉडी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। तो बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत होती है, तो इसको आप अचीव कर सकते हो। और इवन भागने के लिए, स्पीड के लिए भी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है, ताकत के लिए भी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है, बहुत चीज़ों के लिए फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूरत होती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी रेफर्स टू रेंज ऑफ मोशन ऑफ अ जॉइंट और अ ग्रुप ऑफ जॉइंट। इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर इंजरी प्रिवेंशन एंड परफॉर्मिंग सर्टेन स्पोर्ट्स मूवमेंट एफिशिएंटली। आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी तो आपको इंजरी नहीं होगी, वरना आप भाग रहे हो एकदम से जो है आपका मसल में स्ट्रेन या स्प्रेन हो गया, खिंच गया या एकदम से मुड़ गई लेग, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, इंजरी हो जाएगी। तो अगर आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी तो ये सब नहीं होगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी रेफर्स टू द रेंज ऑफ मोशन ऑफ अ जॉइंट और अ ग्रुप ऑफ जॉइंट, कि आपके जॉइंट्स कितना मोशन में आ पा रहे हैं। अब इसमें आती है हमारी एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी एंड डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? ये एबिलिटी इंडिविजुअल की जिसमें वो अपने जॉइंट्स को फुल रेंज ऑफ मोशन में ले जाए विदाउट एनी एक्सटर्नल जो है फोर्स, यानी कि बिना किसी दूसरे फोर्स के आप खुद से अपने जॉइंट्स को जो है अपनी फुल उसमें लेके चले जाओ, ठीक है। जैसे स्ट्रेचिंग योर लेग इन द एयर विदाउट सपोर्ट, इसमें आपको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, आपने खुद से अपने लेग्स को पूरा हवा में आप ले गए हो। जिम्नास्टिक जितने भी परफॉर्म करते हैं, ठीक है, जितने भी जिम्नास्ट होते हैं उनको एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है,
कि वो फ्लेक्सिबल करके उनकी बॉडी को वो पूरे कर्तव्य वो जो है वो कर पाए। स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? इट इज़ द एबिलिटी टू होल्ड अ पोजीशन वेयर द बॉडी रिमेन्स स्टिल सच एज डाइविंग, सिटिंग और लाइंग। स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी आपको कब चाहिए? कि आप एक पोजीशन के अंदर जहाँ आपके जॉइंट्स मूव हो रखे हैं, मोल्ड हो रखे हैं, उसमें आप रह पाओ। जैसे आप बैठे हो तो आप बैठ पाओ, आप डाइव करो, आप लाइग करो, इसमें आपको स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है। डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? दिस इज रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट्स लाइक वॉकिंग, रनिंग और किकिंग। डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी क्या चाहिए आपको? वॉकिंग, रनिंग, मूविंग सबके लिए चाहिए जहाँ पे हमारे मसल्स और जॉइंट्स मूव कर रहे हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आती है हमारी पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। तो पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी एबिलिटी होती है टू मूव अ जॉइंट थ्रू अ ग्रेटर रेंज ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स सच एज अ पार्टनर, ग्रेविटी और अ स्ट्रेचिंग डिवाइस। इसे हम कहते हैं पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, कि आप किसी दूसरे की मदद से अपनी फ्लेक्सिबिलिटी हासिल कर रहे हो। जैसे आपने जो है ये देखो, आप ये आपने अपने ट्रेनर को बुलाया जिम में कि और वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइज करा रहे हैं। आपने जो है जिम बॉल, जो बॉल होती है जिम में ले ली, एक स्ट्रेचिंग बैंड ले लिया और उससे आप अपने हाथों की ऐसे एक्सरसाइज कर रहे हो फ्लेक्सिबिलिटी गेन करने के लिए, वो हो गया। या आपने ट्रेनर को रख के, ये प्रॉपर एक टेक्निक होती है, उससे आप अपनी पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा रहे हो कि विद द हेल्प ऑफ अनदर पर्सन आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा रहे हो, आप फुल रेंज ऑफ मोशन में ले जा रहे हो अपने जॉइंट्स को। तो दिस फ्लेक्सिबिलिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फैक्टर्स लाइक स्ट्रक्चर ऑफ जॉइंट एंड द एबिलिटी ऑफ द मसल टू स्ट्रेच। फॉर एग्जाम्पल, समवन असिस्टिंग यू टू स्ट्रेच योर लेग बियॉन्ड व्हाट यू कैन डू ऑन योर ओन, कि आपकी लेग को वो जो है फिर उनकी मदद से आप स्ट्रेच कर रहे हो, खुद जितना कर रहे हो उससे ज़्यादा फिर दूसरों की मदद के साथ आप कर सकते हो। अब मेथड टू डेवलप क्या है इसके, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी आप कैसे बढ़ा सकते हो? तो पहला आता है स्लो स्ट्रेच एंड होल्ड मेथड। तो इस मेथड में आपको क्या करना होता है? यू स्ट्रेच अ जॉइंट टू अ मैक्सिमम रेंज एंड होल्ड द पोजीशन फॉर 3 to 8 सेकेंड। आप अपने जैसे अपने कोई भी जॉइंट को एक मैक्सिमम वो जो इस तरीके जितना आप मोड़ सकते हो वहाँ तक लेके जाओगे, 3 से 8 सेकेंड तक रखोगे बिफोर रिटर्निंग टू स्टेशनरी पोजीशन। ये हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है और मसल्स को भी अलाउ करता है कि वो अच्छे से स्ट्रेच कर पाए। ठीक है। फिर आता है हमारा बैलिस्टिक मेथड। बैलिस्टिक मेथड में क्या है? इसमें स्विंगिंग और बाउंसिंग मूवमेंट का यूज़ करते हैं हम स्ट्रेचिंग करने के लिए। इसमें मसल स्ट्रेच होता है इन रिदमिक और डायनामिक मैनर। जैसे आपने ये बैंड ले लिया है या आपने बॉल के ऊपर आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर रहे हो, वो हो गई। ठीक है। अब इससे करने से पहले आपको वार्म अप की ज़रूरत है जिससे इंजरी ना हो। ठीक है। तो आप देख सकते हो ये हो गई हमारी कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। ठीक है। ओके गाइस, तो ये हो गया हमारा बैलिस्टिक मेथड। बैलिस्टिक मेथड के बाद आता है हमारा पोज आइसोमेट्रिक स्ट्रेच मेथड। ठीक है। अब हम आते हैं गाइस अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो है हमारा कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ मतलब होती है वो एबिलिटी जो आपको किसी भी टास्क को करने में हेल्प करती हैं। इट रेफर्स टू एबिलिटी टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मूवमेंट स्मूथली एंड एफिशिएंटली। ठीक है। आप बैलेंस कर पा रहे हो अपनी बॉडी को, आप अपनी बॉडी को जब आप चल रहे हो तो उसे बैलेंस में रख पा रहे हो, कूद रहे हो तो बैलेंस में रख पा रहे हो। ठीक है। और कोई भी काम को आप तरीके से कर पा रहे हो, आपकी बॉडी बैलेंस है, मेंटेन्ड है, कोऑर्डिनेशन में चल रही है, यही सिंपल कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी होती है। तो दोज एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल विच इनेबल इंडिविजुअल टू डू वेरियस स्किल रिलेटेड एक्टिविटी प्रॉपरली, उन्हें हम कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी कहते हैं। ये अलग अलग होती हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें ओरिएंटेशन एबिलिटी। बॉडी को अपनी आप एडजस्ट कर पाओ टाइम और सराउंडिंग और एनवायरनमेंट के हिसाब से। फॉर एग्जांपल, जो सॉकर प्लेयर है, अब उसको क्या करना है? बॉल को गोल तक पहुंचाना है अपने टीममेट से जो है डिफेंड करते हुए। तो उसको उस समय अपनी बॉडी को, बॉल को भी ध्यान रखना है, बॉडी को भी ध्यान रखना है, मूवमेंट करना है, तो उसमें वो अपनी बॉडी को एडजस्ट कर पाए, खुद को अच्छे से ओरिएंटेशन अपनी अच्छे से कर पाए कि वो टास्क उसका अच्छे से हो जाए। दूसरा आता है कपलिंग एबिलिटी, जहाँ पे हमारी वो कोऑर्डिनेशन हमें मूवमेंट करनी होती है अपने बॉडी के पार्ट्स के बीच में, कि आइज और हैंड का कोऑर्डिनेशन हो रहा है, इसको हम कह रहे हैं कपलिंग एबिलिटी। जैसे जो टेनिस प्लेयर्स हो गए, उन्हें हाथ से रैकेट भी मारना है और उस बॉल पे भी नजर रखनी है, तो ये हो गया हमारा कपलिंग एबिलिटी। ठीक है। तो इसमें आपको ज़रूरत है हैंड आई कोऑर्डिनेशंस की, तो इन्हें हम कहते हैं हमारी कपलिंग एबिलिटी। फिर आता है रिएक्शन एबिलिटी, मतलब कितनी फास्ट आप किसी चीज़ को रिएक्ट कर रहे हो। जैसे जो स्प्रिंटर्स है, वो बंदूक से गोली निकली और आपको भाग के जाना है, वो हो गया। तो दिस इज़ हाउ फास्ट एंड करेक्टली टू यू रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस। ठीक है। नेक्स्ट आता है बैलेंस एबिलिटी, यानी कि आप कैसे अपनी जो है ना अपने आप को स्टे रख पा सकते हो एक पोजीशन के अंदर, वेदर स्टैंडिंग और सिटिंग, को हम कहते हैं बैलेंस एबिलिटी। ये जिम्नास्टिक्स करने वालों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ऐसे मूवमेंट करते हैं और फिर भी अपनी बॉडी को बैलेंस में रख रहे हैं। तो जिम्नास्ट के लिए बैलेंस एबिलिटी बहुत ज़्यादा जरूरी है। गाइस, अब आता है हमारा रिदम एबिलिटी। एबिलिटी टू मूव इन टाइम विद अ बीट और अ पैटर्न, यानी कि अब आपको मूव करना है टाइम टू टाइम, बीट और पैटर्न और रिदम के हिसाब से। ये जिम्नास्टिक में ज़रूरी है, इवन डांस में रिदम एबिलिटी की ज़रूरत है आपको। ठीक है। कि आप अपनी बॉडी को मूव कर पा रहे हो रिदम, बीट्स, पैटर्न के हिसाब से। ठीक है।
नेक्स्ट आता है अडेप्टेशन एबिलिटी। तो ये वो एबिलिटी होती है जहाँ पे आप अपनी मूवमेंट को चेंज कर सकते हो वेन एवर इट इज़ नीडेड। दिस इज द एबिलिटी टू एडजस्ट योर मूवमेंट व्हेन थिंग्स चेंज। फॉर एग्जाम्पल बास्केटबॉल प्लेयर एकदम से चेंज हो जाते हैं, जैसे ही उनके हाथ में बॉल आई तो वो उसको जो है बास्केट करेंगे, ठीक है, या वो डायरेक्शन बदल लेंगे जब उनके सामने ओपोनेंट आएगा कि वो बॉल ना छीन ले। तो इसे हम कहते हैं अडेप्शन एबिलिटी, कि अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट आप खुद को बदल रहे हो, ठीक है। ये हो गई हमारी। लास्ट आती है डिफरेंशियल एबिलिटी। दिस इज द एबिलिटी टू कंट्रोल योर बॉडी मूवमेंट प्रिसाइसली। अलग अलग चीज़ों के लिए आप अपनी बॉडी को प्रिसाइसली कंट्रोल करो। जैसे टेनिस प्लेयर हिटिंग द बॉल विद जस्ट राइट अमाउंट ऑफ फोर्स एंड एंगल टू प्लेस इट वेयर दे वांट, कि आप अपने हिसाब से अपनी एबिलिटी को यूज़ कर रहे हो, कि उन्होंने उस बॉल को ऐसे स्मैश करा कि पता है वो वहाँ जाके लगेगी। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशियल एबिलिटी। अब इनको बढ़ाने के अलग अलग मेथड्स होते हैं, जो इनको मैं अभी शॉर्ट में तुम्हें बता रही हूँ। जैसे कि बलून टॉस मेथड होता है, ठीक है, इससे हैंड आई कोऑर्डिनेशन बढ़िया होती है। प्लेयर बलून को टॉस करता है इन एयर और फिर उसे कैच करने की कोशिश करता है, क्योंकि बलून फ्लोट करता है और इधर उधर घूम रहा होता है, तो वो कहीं ना कहीं उनको हेल्प करते हैं उनकी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ को बिल्ड करने में, जितनी देर वो उसे पकड़ते हैं। सारे बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व होंगे इस तरीके से, ठीक है। फिर आता है हमारा रोप जंप, ठीक है। रोप जंप भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारा कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी को बढ़ाने का तरीका है। इसमें हैंड फीट आई सबका मूवमेंट हो रहा है हमारा, इन सबका कोऑर्डिनेशन हम करा सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा हो गया बैलेंस एक्सरसाइजेस कर सकते हैं हम अपनी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी बढ़ाने के लिए। रीड कर लो आप इनको, ठीक है। जैसे कि आप बैलेंस के लिए बहुत स्टैंडिंग वॉकिंग हर चीज़ के लिए बैलेंस ज़रूरी है हमारे को। तो इसमें स्टैंडिंग ऑन बोथ फीट एंड ग्रेजुअली लिफ्टिंग वन लेग क्रिएट अ 90 डिग्री एंगल, ये सब इसमें एक्सरसाइजेस होते हैं कि एक पैर पे खड़े होने वाली, ठीक है। और गोल इज़ टू मेंटेन द पोजीशन एज लॉन्ग एज पॉसिबल विदाउट शेकिंग, इसमें ये होता है बिना शेक करे आपको अपनी पोजीशन मेंटेन करनी है। टू इंक्रीज डिफिकल्टी डंबल भी एक हाथ में पकड़ा देते हो और आप एक टांग पे खड़े हो, ठीक है। एंड द लॉन्गर द पार्टिसिपेंट बैलेंस कर सकता है, बेटर उनकी कोऑर्डिनेशन होगी धीरे धीरे। फिर टारगेट एक्सरसाइजेस भी अलग अलग होती हैं अलग अलग एबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए। ओके गाइस, जगलिंग एंड ड्रिबलिंग भी आप कर सकते हो अपनी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए। आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा हो कि जगल कर रहे हो, ड्रिबल कर रहे हो, ये भी होता है, ठीक है। अब लास्ट आता है हमारा लास्ट टॉपिक, जो अभी अभी कुछ समय पहले इंट्रोड्यूस है, सर्किट ट्रेनिंग मेथड। सर्किट ट्रेनिंग मेथड, चलो पढ़ते हैं इसको और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो सर्किट ट्रेनिंग एक टाइप का वर्कआउट होता है जहाँ पे आप सीरीज ऑफ डिफरेंट एक्सरसाइजेस करते हो इन ऑर्डर। एक ऑर्डर में आपको डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइजेस करनी है, जहाँ पे कोई रेस्ट नहीं मिलेगा आपको, या थोड़ा बहुत रेस्ट की आप कर सकते हो इन बिटवीन। यू डू ईच एक्सरसाइज फॉर अ सेट टाइम और नंबर ऑफ रेपिटेशन, देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ऐसे हम जिम में करते हैं, जब हम एक ट्रेनिंग सर्किट ट्रेनिंग पूरा अपना प्रोग्राम बनाए थे कि आज भैया जब हम जा रहे हैं तो भैया इतने हमने प्लैंक्स करने, इतने पुशअप करने, इतनी देर ट्रेडमिल पे रहना, इस तरीके से आप बना लेते हो ना, इतनी इतनी देर और ये सब एक्सरसाइज करनी है, उस टाइप से, इसे हम सर्किट ट्रेनिंग ही कहते हैं, ठीक है। तो जैसे आप ये देख सकते हो कि आपने एक सर्किट बना लिया कि शुरू होगा 60 सेकेंड स्क्वाट्स करने हैं, फिर 60 सेकेंड्स पुशअप करने हैं, फिर जंपिंग जैक करना है, फिर 45 सेकेंड्स जो है आपको लंजेस करने हैं, फिर प्लैंक करना है, फिर साइड लिफ्ट करनी है। आपने एक इस तरीके का अपना सर्किट बना लिया है कि इतना इतना टाइम ये सब करना है, और बीच में या तो बिल्कुल रेस्ट नहीं लेना है या थोड़ा बहुत रेस्ट लेना है। इसको हम कहते हैं सर्किट ट्रेनिंग। बहुत सारे जब हम जिम में जाते हैं तो हम यही ट्रेनिंग करते हैं, और इससे फ़ायदा क्या होता है कि बहुत सारे लोग एक टाइम पे जो है एक पर्टिकुलर एरिया में अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं। इसमें उनकी स्पीड भी बढ़ेगी, स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, एंड्योरेंस भी बढ़ेगा। ये ओवरऑल हर एक फैक्टर को बढ़ाने के लिए सर्किट ट्रेनिंग काम करती है। तो आप ये सर्किट ट्रेनिंग समझ गए। एक सर्किट ट्रेनिंग आप खुद भी बना सकते हो कि आपने खुद से बना लिया कि ये स्टेप्स करने हैं विद इन दिस टाइम। इसमें टाइम भी ज़रूरी है। जैसे हमने फार्टलेग मेथड में भी देखा, तो उससे कंफ्यूज मत करना है इसे कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी है, उसमें कोई टाइम नहीं था। आप अपनी मर्जी से अपने आप को जो है अपनी पेस पे कर सकते हो। यहाँ टाइम बाउंड है एंड एक्टिविटी बाउंड है, और यही इसी चैनल में करना है कि पहले ये, फिर आप इसको दोबारा भी कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है सर्किट ट्रेनिंग की? हेल्थ जो है अच्छी होगी आपकी, बिल्ड स्टैमिना एंड स्ट्रेंथ करेगा, आपका टाइम सेव करेगा, ठीक है। शॉर्ट टाइम में आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो, हेल्प बर्न कैलोरीज, ठीक है। मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा और कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा। व्हेन यू डू डिफरेंट एक्सरसाइज इट हेल्प्स यू टू मूव बेटर एंड स्टे फ्लेक्सिबल। ओके जी। अब इसके जो है एक और एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे बना रखा है सर्किट ट्रेनिंग का, जैसे कि 10 स्कीप जंप्स करी, फिर 10 पुशअप्स करे, फिर 10 स्टेप अप्स करे, फिर 10 सिटअप्स करे, फिर ऐसे करके फिर कुछ टाइम पीरियड लिख सकते हो आप इनका, या टाइम नहीं भी लिखा आपने तो भी कि आपको ये पर्टिकुलर स्टेप्स करने हैं, कि 10 करनी है तो 10 में जितना भी टाइम लगे। अब हमें थोड़ी पता है कि कितना टाइम लगेगा, ठीक है। अब ये वाला जो सर्किट ट्रेनिंग था इसमें था 60 सेकेंड्स,
तो 60 सेकेंड में पता नहीं कितने स्क्वाट्स लग गया, तो ऐसे कर लो आप लोग, ठीक है। या फिर आप जो है उसका वो लिमिट कर दो कि इतने करने हैं, कि स्टेशन 1 पे गए और 10 स्की जंप्स करने, फिर स्टेशन 2 पे गए फिर 10 पुशअप्स करने हैं। तो 10 अब कितने भी सेकंड में हो आपके, या आपके 1 मिनट में हो, 2 मिनट में हो, जितनी भी देर में हो, ठीक है। 10 स्टेप अप्स करे, फिर 10 स्टेट अप्स करे। तो ऐसे टाइम बाउंड या एक्टिविटी बाउंड भी ये हो सकता है। आफ्टर कंप्लीटिंग 1 राउंड ऑफ ऑल द स्टेशन यू कैन रिपीट द सर्किट फॉर अ फुल वर्कआउट। दोबारा भी आप इसको रिपीट कर सकते हो। तो विद दिस गाइस हमारा ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट होता है, एंड इसके साथ में हमारा पूरा फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। आई नो ये चैप्टर थोड़ा लेंदी था, बट कोई बात नहीं, एग्जाम से बहुत क्वेश्चन आ लिया। आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक हो गया, इस पे क्वेश्चन जरूर आएगा। ये जो मीजो माइक्रो साइकिल है यहाँ से भी आएगा। फार्टलेग पे भी आता है क्वेश्चन गाइस, ये ट्रेनिंग पे भी आता है क्वेश्चन, एबिलिटीज पे एमसीक्यू आते हैं। तो हर चैप्टर आपका फिजिकल एजुकेशन का इंपॉर्टेंट है, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको डिटेल वे में हर चैप्टर को पढ़ा दिया है। आई नो मेरी वीडियो की लेंथ जो आप बाकी देखते हो उससे थोड़ी सी बड़ी होगी, 15 से 20 मिनट लंबी होगी, बट ये 15 से 20 मिनट अगर आप लगा रहे हो अपने मेरे चैनल पे आके पढ़ने के लिए तो वो वर्थ इट होंगे। ये नहीं होगी तुम्हें आधा अधूरा समझ में आएगा, या आज तुमने वीडियो देखी तो तुम्हें लग रहा है तुम्हें सब आ गया है, बट जब तुम 5 दिन बाद उसे पढ़ रहे हो या पेपर वाले दिन पे तुम ब्लैंक बैठे होगे, आई एम टेलिंग यू। क्योंकि जब आप ऊपर से अभी चीज़ों को पढ़ोगे, आज ही पहली बारी में डिटेल में नहीं पढ़ोगे तो उसका फायदा नहीं है। सो गो एंड वॉच ऑल माई डिटेल्ड वीडियोस। अगर अभी तक खाली 10 चैप्टर पढ़े, पुराने वाले नहीं पढ़े थे, तो उन सभी को जाके देखो, पूरे चैप्टर आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। एंड नोट्स के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आईडी लिंक दे दिया, जहाँ से जाके यू कैन एक्सेस माई नोट्स। मैं चलती हूँ, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।